कारपोरेशन ने जो जवाब दिया और राज्य सरकार और कलेक्टर का जवाब भी नगर निगम ने दे दिया, यानी एक ही व्यक्ति ने दो भूमिका अदा कर ली। और जिस आधार पर लेके आया हूँ भारत सरकार की गाइडलाइन, उसको ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। या तो उसको पहले पढ़ के समझ ले ये कि एक्ट में क्या है। वो गाइडलाइन है, एक्ट तो नहीं है वो। मिलॉर्ड, गाइडलाइन भी एक्ट के अधीन ही बनती है ना कोई भी चीज। को कहाँ से गलत हूँ मुझे वो समझा ले या न्यायालय को समझा ले। ऐसी कितनी इलीगल कॉलोनी बनी हुई है, तो आधा शहर अनलीगल में तो बना। उस पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी नहीं मिल रही गवर्नमेंट को। ये टैक्स भी नहीं मिल रहा था। नहीं, टैक्स तो जमा होता नहीं क्या? टैक्स लेते हैं क्योंकि बैलॉट्स तो हर उसमें स्टे लेने आते तो बताते हैं प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। अब आप खर्चे भी 6 गुना कर लो और कर वसूली में आप अपनी मर्जी से चलो, तो एक ईमानदार आदमी को तो मारते जा रहे हो और बेईमान को पूरी छूट मिलती जा रही। तो कौन कौन से कर इसके बाद लगाने हैं, ये इनके डेट दिया आपने? पहले 2 सर्विसेज कब थी, 8 कब से कब तक हुई, क्या क्या ऐड हुई? में केवल 2 थी। 1956 जब एक्ट बना, हाँ, धीरे धीरे करके एक एक ये सब कहाँ मिलेगा हमको, कहाँ लिखा हुआ है सब चीजें? पूरे एक्ट में ही है सर। पहला पैराग्राफ ही वहां से शुरू होगा। निकालिए एक्ट। जैसे पानी था वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, वो पीएचई संभालता था, धीरे से हमारे निगम को सौंप दिया। तो ये जल कर भी तो लेते हैं, तो वो एडिशनल अलग से लेना शुरू हुआ ना। सरकार इसमें किस उसमें फंड देती है, कौन से सेक्शन में? 2-3 तरह से अलग अलग आता है। एक वित्त आयोग से आता है, स्टेट वित्त आयोग। कौन सा प्रोविजन है उसका? और कर क्षतिपूर्ति आक्राय। पहले हमको आक्राय था, वो राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया। हाँ, और ये डिसाइड हुआ कि प्रति वर्ष बढ़त दर से हमको वो राजस्व देते जाएंगे। है 132 खोला हुआ में। मिलॉर्ड, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जवाब ही नहीं आया अभी। जवाब आया ना, कॉर्पोरेशन ने दिया जवाब। कारपोरेशन ने जो जवाब दिया और राज्य सरकार और कलेक्टर का जवाब भी नगर निगम ने दे दिया, यानी एक ही व्यक्ति ने दो भूमिका अदा कर ली। हाँ। और दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी खड़ी कर दी। आधे से ऊपर प्रश्नों का जवाब ही नहीं है राज्य सरकार और कलेक्टर का। मेरी 8 आधार जो मैंने लिए हैं याचिका के, 8 में से केवल 1 का जवाब दिया है, बाकी सब में 0 मिला है। तो जब जवाब ही नहीं है और जिस आधार पर लेके आया हूं भारत सरकार की गाइडलाइन, उसको ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। या तो उसको पहले पढ़ के समझ ले ये कि एक्ट में क्या है। वो गाइडलाइन है, एक्ट तो नहीं है वो। मिलॉर्ड, गाइडलाइन भी एक्ट के अधीन ही बनती है ना कोई भी चीज। को कहाँ है वो, कौन सा एनेक्चर है गाइडलाइन? 30 से 48 के बीच पूरा गाइडलाइन है। वैसे ये 256 पेज की पूरी रिपोर्ट है। इसमें ज्यादातर पैराग्राफ में ये कहा कि पिटिशनर यदि सिद्ध करे और न्यायालय निर्देश देगा तो पालन करेंगे। अब ये या तो साथ में मीटिंग कर लें, समझ लें मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ से गलत हूँ मुझे वो समझा ले या न्यायालय को समझा ले। ज्यादातर में तो ये जवाब ही ये दे रहे हैं कि ये तथ्य समझ में नहीं आ रहा। नहीं, थ्रू आउट नहीं सर, नए कर लगाने पर। बाकी जो कर चल रहा है उसमें कोई मेरे को आपत्ति नहीं। Second relief is, my lords, since a relief is sought in respect of reassessment, my lords, as per the pleadings, my lords, raised in the present petition. So therefore, second relief is in respect of reassessment. Third relief is in respect of, my lords, injunction on recovery by private builders and refund whatsoever recoveries they have made. Now those builders and their conduct, we are not required to justify, and those private builders are not included as a party. The next relief is, my lord, attempted to seek a blanket stay on alleged illegal recoveries, my lord. ऐसी गैर वैधानिक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए. Then next is, my lord's relief is that the taxes are to be imposed on collector guideline. And thereafter, my lords, next relief is about production of accounts of companies before the council of the corporation. Now these two companies are, it is स्मार्ट कंपनी, एक smart city, my lords, and one is Atal City Bus. Now this relief is sought, my lords, on the basis of that since corporation has got some shareholding in those companies, or maybe substantial, therefore the accounts may be produced in this petition before this honorable court about whatsoever there are allegations about the audits and accounts and everything. But again, those two parties are having their independent legal entity being incorporated under the governing statute
of Companies Act, my lords, and they are not implemented before, my lords, in the area of first title. Now, next is, my lords, appointment of a retired judge. Hmm. And lastly, my lord, is enhancement of rate of compensation. Hmm. My lord, so far as imposition of taxes are concerned, we impose 6 kind of taxes, starting with property tax, number 1. Number 2 is, my lord, general sanitary tax. Hmm. Third is consolidated tax, my lord. Rest all whatsoever is provided in this 132, we take it in a consolidated. Fourth is, my lords, water charge user. Fifth is, my lords, urban development cess. And sixth is, my lords, education cess. So these are only 6 kind of taxes what we use. Hmm. So there, the starting point is collector guideline, on the basis of which zones are divided throughout the city. In zones, again, use on the basis of use and construction. Construction is classified in 3 categories, my lords: RCC, Pakka, Kacha. Users are again classified in 3, my lords: residential, commercial, and industrial. So, on the basis of situation of a property in a particular zone, And depreciation also, looking at the age of the building. yes, that we give all these exemptions. I'll take, my lord, through that form also, my lord. How do we work out the assessment scheme, my lords? So 138(1) permits us for doing that, my lords. So we classify the zones, classify the usage, and classify the quality nature of construction. When we do it, my lord, on the basis of this, so on this 132 to 138, our submission is, my lord, that it is not a levy for individual, but it is a levy for a person who owns the property. So therefore, my lord, this concept of per capita, so when it comes to the property tax or the taxes imposed by the corporation, cannot withstand the scheme of the statute. And we are bound to adhere to this statutory scheme. Now, my lords, may kindly see, after this, we have placed on record with our reply as annexure R1. Actually, each and every person who is residing in Indore is residing in some property. Yes. And that is chargeable Yes. tax. That Nobody is living free and Yes. paying tax directly by way of rent to owner or by anything. Yes. You don't permit any person to reside in a street Yes. or May he be the tenant, may he be the owner, but in some directly or indirectly he is paying tax. May not be assessed individually for a particular property depending upon the ownership or his Property may status. be residential, industrial, hotel, everything, sarai, everything. So it is virtually charged on every person. Yes. Directly or indirectly coming on every person. It may come, my lords, because The owner may add that tax in rent. yes, but when it comes to the family, my lords, then one is the owner. So therefore, when we look at the taxing statute or imposition of a tax in strictest sense, it may have effect, my lords. But so far In as one room, 10% may live. yes, And in 10 rooms, 1 person may live. So he is paying tax for 10 rooms and 10 are paying for 1 room. yes, So this you can't control on yes, this. that is the statutory scheme. But that affect disturb that per capita payment of tax. One is getting liability of 10 rooms and 10 are sharing only for property tax for 1. It may the effect, my lords, but the fact remains that it is having he's that one person who's owning 10 rooms, my lord. He's got that asset or ownership of that property, my lords. And ultimately, my lords, it is not the property tax in which this manner it is imposed in the state of MP. It is throughout, my lord, property taxes, because so far as, my lord, direct taxes are concerned, there are only 2 direct taxes. One is income tax and one is property tax. Rest all other taxes are indirect taxes. So they are levied on transactions or indirectly they are taxed. So, my lord, when we adhere to the scheme of 1956 Act, then, my lords, this is annexure R1 with our reply, my lords. This is, my lord, a very detailed form that how this assessment scheme is undertaken. Because these are the substantive provisions provided in the Act, but the mechanism or procedural part is given in the rules of 1997, wherein, my lords, right from assessment of rate and everything is given. So, my lords, when we adhere to the provisions of this Act and the rules, the resolution has been passed by the council and the rates on the basis of per square feet, which is the mandate under section 138, that has been given effect to, and rates are decided. Like in zone 1, 10 rupee per square feet for so and so construction, and rate zone 2, rate so and so on a lower side, whatever, my lord, on the basis of this classification. Now, my lords,
This form, my lords, provide for that what kind of six taxes we are in. Kodwani ji, are you comfortable? He's arguing in Hindi, English. बहुत कम समझ पा रहा थोड़ा हूँ। हिंदी भी ऐड करिए, हिंदी में भी बोलिए। अब इसलिए माय लॉर्ड्स, आप एनेक्स्चर R1 का जो हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म जो है माय लॉर्ड्स विवरणी का फॉर्म, कि विवरणी एक जो भी मालिक होगा वो अपनी विवरणी किस आधार पे खुद को कैसे सेल्फ असेस करेगा, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट है, तो वी प्रोवाइड ईच एंड एवरी फिगर and each and every instruction may be even relating to exemption, rebate, everything, सब कुछ इसमें इस विवरणी फॉर्म में दिया होता है कि कौन सा पैसा किस बाबत किस हेड में लग रहा है, किसमें से आपको घटाना है। क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम है माय लॉर्ड्स, तो इस सेल्फ असेसमेंट स्कीम के बाद स्क्रूटनी का भी प्रावधान है, और स्क्रूटनी में मोर 10% वेरिएशन पे पेनल्टी का भी प्रोविजन है। तो इसलिए इसको हमने इतना विस्तृत इसलिए बनाया कि आदमी को खुद का असेसमेंट करते समय समझ में आए कि उसको कैसे असेसमेंट करना है अपना, और उस असेसमेंट की त्रुटि में उस पे क्या दंड भी है जी, क्या पेनल्टी लगती जी। और वैसे अब माय लॉर्ड्स रिसेंटली 2 से 3 सालों से ये स्टेट लेवल पे, पैन स्टेट लेवल, पहले इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस का था, पर जब ये टैक्सेस सारे, क्योंकि जिस कॉर्पोरेशन में जो स्क्वायर फीट की दर तय हो रही है रिजोल्यूशन से, उसका डिफरेंस छोड़ के बाकी इट इज कॉमन फॉर एवरी कॉर्पोरेशन। वो A क्लास, B क्लास, C क्लास, C के पास। So therefore, my lord, this so far as the 3 reliefs, my lord, what I started with, first was stay on taxes, and second one was reassessment, and third one was taxes to be imposed on collector guideline. So collector guideline is having a foundation, but it cannot be upright levy on the collector guideline, because that is further to be classified. उसको थोड़ा सा और विस्तृत करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट रूट लेवल तक जाके टैक्सिंग होगा। सीधे कलेक्टर गाइडलाइन पे कर देंगे तो वो कंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन छूट रहा है, यूसेज का क्लासिफिकेशन, लोकेशन का मेन रोड प्रॉपर्टी है, इनसाइड प्रॉपर्टी है, और वो सब इसमें हमारे एनेक्स्चर R1 के फॉर्म में हम सब कंसीडर करते हैं माय लॉर्ड्स, उसी के आधार पे रेट्स भी तय करते हैं। अब इसके बाद माय लॉर्ड्स इन्होंने इन 3 रिलीफ्स के अलावा माय लॉर्ड्स, अगर इन 3 रिलीफ्स का हमारा ये सबमिशन था कि ये जो इम्पोजिशन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है जो विधि अनुरूप है। So far as my lord this guideline is concerned, what is at page 38, इसके लिए my lords our submission is ये per capita operation and management cost है my lords। If my lords may kindly see page 38, the tabulation my lord which is cited by the petitioner, उसकी टेबल 3.3 की हेडिंग रीड्स एज पर कैपिटा ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बाय सेक्टर my lords। बाय सेक्टर जी। So operation and maintenance cost is altogether different than levy of tax or imposition of tax under a statute my lords। और इस गाइडलाइन की स्टैट्यूटरी या बाइंडिंग एफिकेसी स्टैट्यूटरी वे में नहीं है my lords। तो अल्टीमेटली गाइडलाइन का सिर्फ गाइडिंग इफेक्ट हो सकता है, और पर वो भी कब, जब वहां पे व्हेन द फील्ड इज नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैट्यूट। स्टैट्यूट के ऊपर तो एनी हाउ इसको कुछ ट्रीटमेंट मिल भी नहीं सकता, प्रिवेल नहीं करेगी जी। तो सो माय लॉर्ड्स कॉस्ट इंडेक्स डिराइव्ड फ्रॉम दिस गाइडलाइन is not at all comparable or contemporaneous to the taxing scheme my lords। That is our submission। Now my lord, further after this annexure R1, my lord, इन प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए जो रूल्स बने थे my lords, 1997 rules, those were put to test in a judicial review before this honorable court, and those have been referred to the larger bench, full bench of this honorable court। You are charging property tax on those properties which are constructed building without permission or illegal construction. They are also amenable to the taxes, property tax. Yes, because my lords here when my lord somebody is owning, or because otherwise my lord property tax is, so why don't you share this data with the registrar of the stamp, because there is no stamp duty on that property. It is purchased on a notarized document or agreement, but you are charging property tax because government is not getting the stamp duty on that. You should share that data with the government so that the government may call upon them to pay the tax under 48B stamp.
नहीं मिलॉट वो नक्शे से नहीं नहीं मिलाते हैं। ये जो शायद ध्यान में register- भी नहीं आया होगा इन लोगों के, नहीं तो नहीं मुझे भी रजिस्ट्रार मैंने आपने कहा था आपने जो कह दिया कि इतने खरीद बेच रहे हैं, अरे वो रजिस्ट्रार को पता तो हो कि कितनी प्रॉपर्टी बनी है, वो टेली कोई नहीं account- रहता ना उनके पास डाटा। नहीं डाटा इनका एक व्यक्ति वहां बैठता भी है, इनकी एनओसी अरे वो उनके लिए होता है जो प्रॉपर्टी अपनी रजिस्टर कराते हैं, बट जो नहीं कराते हैं, जो एग्रीमेंट पे खरीद लेते हैं और रह रहे हैं, ऐसी कितनी इलीगल कॉलोनी बनी हुई है। तो आधा शहर अनलीगल में तो बना। उस पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी नहीं मिल रही गवर्नमेंट को। ये टैक्स भी नहीं मिलता था। नहीं टैक्स तो जमा होता नहीं क्या, टैक्स लेते हैं क्योंकि my lords, तो हर उसमें स्टिल लेने आते हैं तो बताते हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। so my lords, in some and substance, so far as these two issues are concerned, electricity meter and water connection, we have taken note of that, and we have initiated our exercise on our end also, my lords. Rest, my lord, those three reliefs what I started with about the reassessment or taxation, stay on taxation, or my lord, imposition on collector guideline, that we have submitted in terms of, my lord, the scheme of the act. And my lord, so far as relief about those two companies' accounts, my lord, then they are different entities. A relief can outrightly be sought against that those companies, my lord. Mere shareholding by the corporation may not require or may not impose an obligation on the corporation to justify their accounts, my lord. And rest others, my lord, then in that case, my lord, no other relief is left, my lord. Appointment of a retired judge, my lord, that we need not reply to that, my lords. And about that injunction on recoveries by private builders, my lord, so those are not implemented as a part. 2-3 other ancillary issues have also been raised that on a particular property, For that individual may come and challenge that case. And 2 or 3 properties are illustrated in the petition above, and with the contention that no property tax is imposed on those properties. We have stated that those properties are in litigation before this honorable court in the next session. So whatsoever is the outcome, we can abide by that. State, you are replying State, on yes. behalf of state also. Yes. ये तीनों नहीं। एक ही है। तो ये भी dual capacity में है। So, my lord, so far as state is concerned, my lord, one more concern is raised by the petitioner that some initially, my lord, there were some taxes which were collected by the corporation at a point of time, but later on those taxes have been abolished and state has taken over those taxes. And in fact, for that purpose, what my lords have observed initially that is this a point contested for the corporation or in public interest? So they said that yes, we are contesting for corporation. So far so good, my lords. But even for that, my lord, whatsoever taxes have been abolished and state has taken over it, so state also shares that contribution, my lords, with each municipal corporation in the proportion and ratio of the capacity of corporation, population of Entry the tax होगा। चुंगी नाका एक जो पहले Entry tax होता है octroi होता है। octroi So basis, that has been merged to the GST. हाँ, So you are getting share in that. वो state provides us, Provides. us. So, my lords, if my lords may kindly have an eye over this reply of the state government, we have placed on record as annexure R2 a fund distribution MIS sheet of the state government. Page 24, my lords. State reply. State reply has been filed on, my lords, अच्छा हाँ, 3rd of January. ठीक। Page 30. Page 24, my lords. 24 RT. Yes. In this tabulation, if my lords may kindly see column number 3, which gives the nomenclature of contribution, my lord. So my lords would see first is road development, second is Moolbhoot. Column number 3, my lords. Road development. Yes. Road development, second is Moolbhoot, third is stamp duty on transfer. Earlier, my lord, corporation used to get the stamp duty on the transfer of property situated within the corporation. Now, 1% कुछ है। it has been outrightly taken over by the state government. So state government in such manner gives the पंचायत share duty भी रहती है। हाँ, वो पंचायत. Then next is, my lords, state finance commission के बाद again stamp duty, and my lords bottom 2 column would see column number. This is the loss which stamp duty you are not getting this share because there is no registration of property. This is a loss. Last 2 rows from the bottom, my lord, column number 3 compensation octroi. So even this has been forwarded.
So in this manner, my lord, even the state government, as and when upon the requirement of a particular corporation and on the basis of ratio and proportion, whatsoever is worked out while each financial year or as the requirement is raised, my lords, this contribution is extended by the state government to the corporations. Hmm. So on this note, my lords, we are resting our order. ठीक. Yes, Mr. Pudwani, anything to add? मिलॉर्ड, इनने जो टैक्स का आधार बताया कि बने हुए मकान के आधार पर इनने अलग अलग स्लैब बनाए और वो हर साल रिवाइज होते ही नहीं है. 10-10, 15-15 साल तक उसका रेट रिवाइज ही होता. मेरा कहना इतना है कि एक शहर, एक इकाई, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कलेक्टर जब गाइडलाइन तय करता है तो वो 2 आधार लेता है, प्लॉट की वैल्यू और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. उस आधार पे वो गाइडलाइन बनाता है जिसपे स्टैंप ड्यूटी लगती है. ये अपने मर्जी से बनाते हैं. तो दोनों के बीच में जो फर्क आ रहा है, 2 प्लॉट हैं 10-10 हजार फीट के, एक में आपने मल्टी बना दी, उसमें से आपको 15,000 स्क्वायर फीट का कर मिल रहा है. उसी के पास में 10,000 का एक और प्लॉट है, उसमें 1,000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा हट बना दिया उसने या बंगला बना दिया. अब उसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं. वो 1,000 स्क्वायर फीट की छत का ये कर ले रहे हैं, जबकि दोनों 10,000 फुट के प्लॉट पे स्ट्रीट लाइट, सीवरेज लाइन, सड़क निर्माण, सारी फैसिलिटी हमको हमारे टैक्स से बन रही है. तो उस आदमी को इतना बड़ा रिबेट क्यों? और वो जो एप्रिसिएशन खा रहा है प्लॉट का, वो फ्री में. मेरा सिर्फ कहना इतना है कि वो जो कलेक्टर गाइडलाइन है, एक पे चले. अब इसमें क्या होता है, ये जब जोन बनाते हैं तो राजनीतिक और दबाव और उस आधार पे अपनी मर्जी से बदल जाता है. ये जो सेल्फ असेसमेंट है मिलॉर्ड, ये भी मेरे और एक मेरे साथी जब मेयर थे मधुकर वर्मा, ये तब सिस्टम लाए, पर उस पर कभी भी जांच नहीं हुई. पिछले साल कलेक्टर ने मीटिंग कॉल की मेरे धरने पे मंत्री महोदय के घर पे, बोला कि एक वार्ड को हम एनालिस कर ले कि पानी की खपत कितनी %, कंस्ट्रक्शन कितना है, टैक्स कितना मिल रहा है, कचरे में कितना मिल रहा है, संपत्ति कर में कितना मिल रहा है, जल कर में कितना मिल रहा है. एक यदि वार्ड वो हम सर्वे कर लेते तो आज इनके ये सारे तर्कों की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती, ये बदलाव कर लेते. एक बार यदि हमने एक वार्ड को कर लिया तो हमें पता लगेगा कि हमारी कलेक्शन इतनी होती है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ. ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो कहती है उस हिसाब से टैक्स लगा देते, और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्लैब है वो गाइडलाइन इसलिए कि इतना खर्चा आना चाहिए और इतनी कर लगना चाहिए. अब आप खर्चे भी 6 गुना कर लो और कर वसूली में आप अपनी मर्जी से चलो, तो एक ईमानदार आदमी को तो मारते जा रहे हैं और बेईमान को पूरी छूट मिलती जा रही. दूसरा, इन्होंने जो कहा कि प्राइवेट कॉलोनाइजर, किसके अंडर में? सारी चीजें तो सरकार के अंडर में. वो आदमी कैसे वसूल करेगा इनकी 8 सेवाओं का पैसा? सड़क का, स्ट्रीट लाइट का, पानी का, वो पैसा अलग वसूल करेगा, ये अलग संपत्ति करेगा और इसके नाम पे ले रहे हैं. कर जो है 2 टुकड़ों में हमारे पास राजस्व, एक है संपत्ति कर और पानी कचरा शुल्क है, वो खपत के आधार पे. अब इनका पानी संपत्ति कर, बिजली उपभोक्ता और कचरा करदाता, तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है. इतना बड़ा कैसा है इनका जो लॉजिक है, एक प्रॉपर्टी 2 फ्लैट ऑनर, 0.% एरर तो मैं मानने के लिए तैयार हूं. जमीन आसमान अंतर कैसे आ जाएगा इस लॉजिक में? इसलिए किसी एक सर्वे का वार्ड का जब होगा तो एग्जैक्ट डाटा आ जाएंगे, इनकी भी आंखें खुलेगी कि हमारे से कर चोरी कैसे हो रहा. और दूसरा मिलॉर्ड, एक जो हाउसिंग बोर्ड सिस्टम है, ये नियम है कि गैर भूखंडधारी या आवासधारियों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी. हाउसिंग सोसाइटी बने 50 साल हो गए, 50 साल बाद भी हाउसिंग सोसाइटी जिंदा है और वो अपनी मर्जी से पैसे वसूल करती है. ठीक है, वो सब मुद्दा नहीं है इस पिटीशन का. नहीं, इसमें लिखा है मैंने मिलॉर्ड, वो भी है. और प्राइवेट कॉलोनाइजर जो वसूल कर रहे हैं अवैध, अब ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं, तो किसका फिर कंट्रोल? राज्य सरकार की सारी जिम्मेदारी है. 2 कंपनियों की जो इन्होंने बात की है, सारा पैसा नगर निगम को मिला है और वो कंपनी अलग बना के अलग वाले काम कर रहे हैं. निगम परिषद में उसका कोई बजट प्रोविजन नहीं बताया गया. किसकी मर्जी से चल रही है? 2 अधिकारी, 3 अधिकारियों की मर्जी से. ठीक. ये मेरे जो आधार थे और जो दस्तावेज इनके द्वारा वेबसाइट पर
गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, ये सारी कलेक्शन के आधार पे मैं लाया हूँ। अब ये कह रहे हैं कि ये सब सिद्ध करे, एक बार करवा देता हूँ मैं सिद्ध। उसका भी प्रोजेक्ट बना के दे चुका हूँ कि किस तरीके से कितने दिन में एक वार्ड कंप्लीट होगा। बिजली धारकों के मिलॉर्ड कनेक्शन नंबर लिए हैं मैंने, एक एक बिजली कनेक्शन धारी, इस गली में इस मकान नंबर से इस मकान नंबर तक ये बिजली धारक है, केवल आवासीय है, कमर्शियल पे भी नहीं गया मैं अभी। उसके आधार पे हम देख लें एक बार कि कितने एक कनेक्शन में कितने संपत्ति करदाता। अब संपत्ति की जो वो बताई गई है इसमें, क्या वो बराबर है या कहीं प्लॉट ही अवैध कब्जा हो गया है? दोनों चीज हमारे को तो बहुत सारी चीजें खुल के मिलेगी जब एक सर्वे होगा तो, और एक हमारे लिए मॉडल हो जाएगा कि हम शहर में जो चोरी कर रहे हैं उनको हम घेरे में ला सकते हैं। इंदौर को अब दुनिया में नंबर 1 लाना आप। मिलॉर्ड, आपके ही आशीर्वाद से इस न्यायालय के निर्देशों पे कचरा नंबर मेरी पिटीशन पे आया, इसी न्यायालय ने उस 5P को एग्जीक्यूट करवाया, तो आज इंदौर देश में नंबर 1 है। फर्क सिर्फ मेरा इतना है कि मैं ये नहीं देखता हूं कि आम आदमी क्या, कौन गलत कौन सही, कौन अधिकारी सही कौन गलत। मैं अधिकारी व्यक्ति शब्द पे कभी भी न्यायालय नहीं आया, पॉलिसी मैटर पे ही आया हूं। ठीक तो है। ये जो कर का सिस्टम है म्युनिसिपल कारपोरेशन का, ये यदि हम एक आइडियल खड़ा कर गए तो इस देश को भी हम बहुत कुछ दे जाएंगे। ठीक। नंबर 2। Publish.